नमस्कार आप सभी को। मैं सोनिया सिंह स्वागत करती हूँ बीट द कंपटीशन पे। तो हर बार की तरह वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। मैं यहाँ पर DSSB के 2021 के इंग्लिश फीमेल 30 जून को जो हमारा पेपर हुआ था शिफ्ट 1 का, उसका टीचिंग एप्टीट्यूड डिस्कस करने वाली हूँ। इससे पहले मैं DSSB का जो बाकी का जनरल पेपर है वो मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। टेलीग्राम जो बीट द कंपटीशन, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां पर मैंने PDF भी विद द आंसर की शेयर कर दी है, तो आप वहां पर जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। PYQ इंपॉर्टेंट है, शायद ही मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि मैंने बहुत बारी चीज डिस्कस कर ली है। आपको करना क्या है, टीचिंग एप्टीट्यूड का जब हम ये पोर्शन करेंगे तो आपको पेपर पेन अपने साथ रखना है। कोशिश कीजिए वीडियो को 2x पे या 1.5x पे करके देखने की, ताकि आप क्वेश्चंस को जो है गो थ्रू करते हुए क्वेश्चंस को लिखते जाएं कि अब तक कहाँ से सवाल पूछे जा चुके हैं, ताकि आने वाले पेपर में आप एक स्टैंडर्ड सेट कर पाएं कि आपको ये टॉपिक मस्ट करने ही करने हैं। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं और चलते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड की तरफ। मैं इस वीडियो में आपको इंग्लिश फीमेल 30 जून का शिफ्ट 2 का भी टीचिंग एप्टीट्यूड करवाने वाली हूँ, तो वो चीज भी आप ध्यान में रखेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो को। मैं एक्सप्लेनेशन भी साथ साथ में देते हुए चलूंगी, तो आप देख पा रहे होंगे ये, जैसा कि मैंने बताया। अब ये स्क्रीन के ऊपर क्लियर भी हो रहा होगा। चलते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड की तरफ। ये मैं इसलिए स्क्रॉल करके नीचे जा रही हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी जितने भी टॉपिक्स अब तक जा चुके हैं ऊपर की तरफ, ये मैं सारे आपको अब तक करवा चुकी हूँ। DSSB का PYQ सेट 1 आप जरूर एक बार देखिएगा। और जिन बच्चों का इंग्लिश डिसिप्लिनरी पेपर है, यानी मेन कंसर्न्ड पेपर है, वो तो देखेंगे ही देखेंगे, उसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। कोई आपको सोचना ही नहीं है कि भाई करें कि नहीं करें। PYQ करने आपके लिए उतना ही ज्यादा जरूरी है जितना कि आपको सिलेक्शन को अपने पक्का करना, इंश्योर करना। मैंने पहले भी ये बात कही है और मैं बार बार इस चीज को आपको बताते हुए आगे बढ़ती हूँ। देखिए, आप इसको एज अ मॉक भी समझ सकते हैं, मॉक की तरह भी समझिए कि भाई आपको मॉक टेस्ट लगाया जा रहा है ना। तो आई होप कि पेन और पेपर आपके साथ में होगा। चलते हैं, शुरू करते हैं। स्क्रीन क्लियर होगी आप सभी को? जितना मैं जूम कर सकती थी अपनी तरफ से मैंने कर दिया है। देखिए, टीचिंग एप्टीट्यूड की तरफ बढ़ेंगे और हिंदी इंग्लिश दोनों में सवाल आपको मिलेंगे। सवाल नंबर 281 ये है आपका पहला सवाल। ये आप देखेंगे 281वां 281 क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको मिल जाएगा, है ना। ये आप देख पा रहे होंगे। सवाल आपसे कह रहा है कि अवधारणात्मक संगठन के गेस्टॉल्ट सिद्धांत में लिख लीजिए इसको कि सवाल कहां से आया, गेस्टॉल्ट सिद्धांत के साथ। यानी इन्होंने पूछा है गेस्टॉल्ट प्रिंसिपल्स ऑफ परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन स्टेट that if enough shape is indicated people perceive the whole by filling in the missing information, है ना। गेस्टाल्ट थ्योरी आप सबको पता होनी चाहिए, है ना। तो ये कह रहे हैं कि अवधारणा यानी किसी चीज का गेस लगाना, ये जो गेस्टाल्ट सिद्धांत जिसे हम कहते हैं, नियम कहा गया है। कह रहे हैं कि यदि पर्याप्त आकार का संकेत दिया जाता है तो लोग लुप्त जानकारी को, यानी जो जानकारी आपके दिमाग से जा चुकी है, को पूरा करने पूर्ण समझ लेते हैं, है ना। कह रहे हैं कि वो क्या चीज है। पहला है कि भाई लॉ ऑफ कॉमन फेट है, प्रॉक्सिमिटी है, सिमिलैरिटी है या क्लोजर है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा लॉ ऑफ क्लोजर, है ना। कॉमन फेट तो हो नहीं सकता, नहीं तो ये सब पे लागू होता। प्रॉक्सिमिटी हो नहीं सकता, है ना, क्योंकि आप सीखने की एक पायदान की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। लॉ ऑफ सिमिलैरिटी ये होगा नहीं क्योंकि सब में ये चीज लागू नहीं होती है, ठीक है। तो लॉ ऑफ क्लोजर यहाँ पर जो है आपका राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, जो कि आप डी ऑप्शन को देख पा रहे हैं। ओके, तो आप गेस्टॉल्ट सिद्धांत को, थ्योरी को पढ़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। एक अच्छी बात यहाँ पर ये है कि गेस्टॉल्ट थ्योरी को हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं, लेकिन अगर आपको गेस्टॉल्ट थ्योरी के बारे में अच्छे से जानकारी है तभी आप इस सवाल का जवाब दे पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। 282 क्वेश्चन आपके सामने है और इन्होंने पूछा है, कह रहे हैं कि दोनों में ही सवाल अवेलेबल है। कह रहे हैं कि विच टाइप ऑफ अटेंशन मेक अ इंडिविजुअल एक्सरसाइज हिज विल पावर इन सिंगल एक्ट ऑफ असाइन अ वर्क, इनवॉलेंट्री, इम्प्लीकेट, नॉन फॉर्मल एजुकेशन या एक्सप्लिक्ट। ठीक है, तो हिंदी में कह रहे हैं कि क्या चीज यहाँ पर हो सकती है। तो आप देखेंगे कि अनैच्छिक है, अस्पष्ट है, निरौपचारिक शिक्षा है या एक्सप्लिट है। ठीक है, यानी कि कह रहे हैं कि कोई एक ऐसा इंडिविजुअल है, एक ऐसे व्यक्ति को हमने कोई एक एक्सरसाइज दी है ना। अब वो जो सिंगल एक्ट है यहाँ पर एक उसको काम दिया गया है, ये किस प्रकार का अटेंशन है। कोई ऐसा बच्चा जिसको आपने काम दे दिया है, ठीक है, एक काम असाइन कर दिया, वो किस प्रकार का अटेंशन। इनवॉलेंट्री है,
इम्प्लिक्ट है या नॉन फॉर्मल एजुकेशन, आप सबको पता है कि वो एजुकेशन जो आप स्कूल में नहीं लेते, एक्सप्लिक्ट है। तो इम्प्लिक्ट यहाँ पर जो है आपका राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, यानी कि अस्पष्टता है, इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, 283वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है और इन्होंने पूछा है कि विच टाइप ऑफ अ लर्निंग कंसर्न्ड विद परसेप्शन ऑफ थिंग्स टू बी लर्न्ड बाय प्राइमरी सेंसरी ऑर्गन्स। यानी सवाल किससे पूछा गया है, पियाजे की थ्योरी से, है ना, जो बात करते हैं कि बच्चे जो है सेंसेस के साथ सीखते हैं, है ना। तो ये कह रहे किस प्रकार का अभिगम यानी लर्निंग प्राथमिक संवेदिक अंगों द्वारा सीखे जाने वाली चीजों की धारणा से संबंधित है। सबसे जो छोटा बच्चा होता है सबसे पहले कैसे सीखना शुरू करता है, क्योंकि इन्होंने क्या बोला है, प्राइमरी लर्निंग की बात की है ना। प्राइमरी सेंसरी ऑर्गन क्या है आपके सीखने का, सेंसरी है, यानी कि सेंसरी जो आपके सेंसेस हैं, आपके आंख, नाक, कान, जीभ, ये सारी चीजें। संज्ञान कॉग्निशन है ना, जहां पर आपका दिमाग भी काम कर रहा है, मेंटल एबिलिटी भी काम कर रही है। या डिस्क्रिमिनेशन है, तो ये तो वैसे भी नेगेटिव शब्द है, वैसे भी हट जाएगा। वर्बल क्या है, इसमें वर्बल तो कुछ है नहीं। आप जो आपका कम्युनिकेशन होता है, अगर वो दोनों तरफ से हो तो वो बेहतर माना जाता है। कम्युनिकेशन अगर शब्द होता तो हम उसको सही मानते, बट वर्बल यहाँ पर कोई शब्द है नहीं, है ना। वर्बल क्या होगा, एक तरफ से बच्चा बात कर रहा है। लेकिन जब प्राइमरी लर्निंग की बात की जा रही है, टाइप ऑफ लर्निंग कंसर्न्ड की बात कर रहे हैं, परसेप्शन की बात कर रहे हैं, प्राइमरी सेंसरी ऑर्गन्स की बात कर रहे हैं, है ना, तो जाहिर सी बात है कि हम वर्बल तो ऑलरेडी नहीं होगा। सेंसरी ऑर्गन्स जहां पर भी आ रहे हैं तो ध्यान में रखिए कि पियाजे की थ्योरी को आप हमेशा ध्यान में रखेंगे। मैंने चैनल के ऊपर पियाजे की थ्योरी के ऊपर अलग से लेक्चर भी करवाया है, पूरा करवाया है ना, स्टेजेस क्या है, कैसे काम करता है, और वाइगॉस्की का भी कराया है, डिफरेंशिएशन भी है, तो जरूर देखिए उसको, जो टीचिंग एप्टीट्यूड का हमारा प्लेलिस्ट है। आगे बढ़ते हैं, सवाल नेक्स्ट है, देखिए 283वां सवाल आपसे पूछा गया, ये हम कर चुके हैं। 84वें की तरफ चलते हैं। कह रहे हैं कि किस पाठ का व्यक्तियों के बीच विचारों और सूचनाओं, थॉट्स और कम्युनिकेशंस, जो आपकी इंफॉर्मेशंस हैं, संप्रेषित करने के उद्देश्य से संबंधित है। मैंने हमेशा बोला कि आईसीटी से जोड़ करके सवाल पूछेंगे। देखिए इन्होंने पूछा है दोबारा, यहाँ पे मैं इंग्लिश में भी पढ़ देती हूँ जिन बच्चों को हिंदी में समस्या है। कह रहे हैं कि विच टाइप ऑफ अ टेक्स्ट इज एसोसिएटेड विद पर्पस ऑफ कम्युनिकेटिंग क्या आइडियाज इंफॉर्मेशन बिटवीन इंडिविजुअल्स। दो लोगों के बीच में जो आइडिया और इंफॉर्मेशन शेयर हो रही है उसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्ट तो करेंगे नहीं, क्योंकि रिफ्लेक्शन तो एक तरफ से ही होगा ना। अब शीशे के सामने आप खड़े होंगे तो शीशा तो एक तरफ से रिफ्लेक्शन करेगा। ट्रांजैक्शनल होगा, जैसे कि व्हाट्सएप आप यूज करते हैं, आपने किसी को मैसेज किया, आपका आइडिया थॉट गया और वहां से जवाब आया, तो टू वे कम्युनिकेशन हो रहा है, ठीक है। एक्सपोजिटरी होगा नहीं, अर्थ प्रकाशक, और नरेटिव नहीं होगा, बिकॉज नरेटिव तो एक तरफ से जो स्टोरी टेलर है या ऑथर है वो अपनी बात को कह रहा है, तो वो तो हो नहीं सकता, ठीक है। तो सन व्यवहार ट्रांजैक्शनल राइट ऑप्शन यहाँ पर होगा। विमर्शी तो है नहीं, विमर्शी तो फिर एक ही बंदा यहाँ पर आपको सारी चीजें जो है सजेस्ट करने बैठेगा। 285 को देखेंगे। कह रहे हैं कि 285 क्वेश्चन में नेम द सेट ऑफ 3 हायरार्किकल मेथड, 3 जो है आपको यहाँ पर संवेदी डोमेन बताने हैं, दैट इज यूज्ड टू क्लासिफाई एजुकेशनल लर्निंग। क्या है, ऑब्जेक्टिव से सवाल पूछा है, आपके टीचिंग एप्टीट्यूड में टॉपिक है लर्निंग ऑब्जेक्टिव। कहाँ, कॉग्निटिव कैसे बनाएगा, अफेक्टिव एंड सेंसरी डोमेन्स। तो क्या कह रहे हैं, संज्ञानात्मक दिमाग से, इमोशनली, ठीक है, सेंसरी अपना जो आपका आंख नाक कान है, ये सब जैसे आप सूंघते हैं, टेस्ट करते हैं, सुनते हैं, है ना। संवेदी डोमेन जो आपका ऑथेंटिकेशन है, सबसे पहली जो चीज है। शैक्षिक अभिगमन उद्देश्य को वर्गीकृत करने के लिए उपयोग किए जाने वाले 3 पदानुक्रमित मॉडलों के समूहों का नाम बताइए, जिसमें तीनों मेंशन है ना। ब्लूम टेक्सोनॉमी हाईली रिकमेंडेड टू यू पीपल, नहीं किया है तो कर लीजिए, सवाल यहां से आना ही है। अच्छी बात देखो क्या है कि ब्लूम टेक्सोनॉमी से सवाल डायरेक्टली नहीं पूछा है, लेकिन ये आपको पता है कि कॉग्निटिव, अफेक्टिव, सेंसरी किस में काउंट होता है। तो कॉग्निटिव क्या है और अफेक्टिव क्या है, लास्ट जो सेकंड और थर्ड स्टेज है, जो कि लर्निंग की आपकी सबसे हाईएस्ट स्टेज मानी जाती है ना। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। ब्लूम टेक्सोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट, डायलेक्टिक नहीं होगा, डायलॉग्स की बात नहीं, स्कीमा नहीं हो सकता यहाँ पर, मल्टीलैंग्वेजिज्म नहीं है, जो गार्डनर कहते हैं कि भाई भाषाएं जितनी मल्टीपल लैंग्वेजेस आपको आएंगे उतनी ज्यादा आप जो है आप भाषा और ज्ञानता में रिच होंगे। तो अगर मल्टीलैंग्वेजिज्म है तो भाई कॉग्निटिव भी काम करेगा, स्कीमा डायलेक्टिक में सिर्फ यहाँ पर अफेक्टिव भी काम करेगा, बट ब्लूम टेक्सोनॉमी में तीनों काम करेंगे। जो कहते हैं कि भाई सीखने की जो सबसे क्रिएटिविटी और कॉग्निटिविज्म सबसे ऊपर की जो स्टेज होती है वो सबसे बेस्ट होती है, बहुभाषिकता आप देख पा रहे होंगे। 286वां सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर है। फोनेटिक्स
is classified into 3 types according to the production, perception and what, PPP की बात की है। तो मैं पढ़ देती हूँ। कह रहे हैं कि 286वें में सवन विज्ञान को उत्पादन, प्रोडक्शन, धारणा जो आपके विचार है, पर्सपेक्टिव है, के अनुसार 3 प्रकार में वर्गीकृत किया गया है ना। कैसे करेंगे? आर्टिकुलेटरी करेंगे, ऑडिटिव, ठीक है, या फिर आप करेंगे डायलेक्टिक, भाषा वार व्यवहार से सुन करके, या आर्टिकुलेटरी करेंगे। ट्रांसमिशन से ही होगा ना। प्रोडक्शन क्या है? आइडियाज का। परसेप्शन आपका दृष्टिकोण, सामने वाला सुनेगा उसको, तो क्या है? ट्रांसमिशन। तो अगर प्रोडक्शन परसेप्शन हो रहा है, ट्रांसमिशन नहीं हो रहा है, कम्युनिकेशन ही 2 वे से नहीं हो रहा, तो कोई फायदा नहीं है। सी सही हो जाएगा। 286वां सवाल 87वां सवाल देखेंगे। कह रहे हैं कि किस प्रथा में पति जब शक करने जाते तब पति आत्मदाह कर लेती है। ये इंग्लिश में पढ़ूंगी मैं, थोड़ा सा लगता है टाइपिंग मिस्टेक इन्होंने डाली है, कुछ और ही होगा। ये है इमोटलेटेड, वाइव्स इमोलेटेड देमसेल्फ व्हाइल देयर हस्बैंड वेंट टू परफॉर्म शका। सती में, बाल विवाह में, या देवदास में, या जौहर में। तो जौहर में, ठीक है। रानी पद्मावती की स्टोरी आप सबने देखी होगी, नहीं देखी है तो दीपिका पादुकोण की अभी हाल फिलहाल में 2-3 साल पहले मूवी आई थी, वो तो सबने देखी होगी। तो जौहर प्रथा, ठीक है, जहां पर स्त्रियां अपने देह की रक्षा के लिए, या कहें कि अपने धर्म के रक्षा के लिए अपना बलिदान दे रही हैं, है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है। जौहर विल बी द राइट ऑप्शन। आगे चलते हैं। सवाल नंबर 288वां कह रहे हैं कि वैसे ही क्वेश्चन अगर देखा जाए तो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। टीचिंग एप्टीट्यूड में इसका कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन आप देखेंगे कि कोई लेना कुछ कह ही नहीं सकते अगर हम बोलें कि भाई सवालों का फॉर्मेशन क्या पूछ लेंगे नहीं पता, तो आपको प्रिपेयर रहना है। अब मैक्सिमम बच्चे सती जो है ऑप्शन यहाँ पर सही करके आएंगे, है ना। 88वां देखेंगे सवाल, देखेंगे आप। अगेन मैंने पहले भी बोला था जेंडर बायसनेस इंपॉर्टेंट है। कह रहे कि विच अप्रोच सॉट टू चेंजेस रूट कॉज ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी, है ना, एंड इंक्रीज द वुमेन एक्सेस टू रिसोर्सेज एंड डिसीजन मेकिंग। कह रहे हैं कि कौन सा उपागमन, नीचे देखिए सवाल दिख रहा है, लैंगिक असमानता के मूल कारणों को चुनौती देने और संसाधनों को निर्णय लेने में महिलाओं की पहुंच बढ़ाने की मांग करता है। क्या? वुमेन इन डेवलपमेंट अप्रोच, तो वो अप्रोच बढ़ा रहा है लेकिन रूट कॉज नहीं बढ़ाएगा। यानी कह रहे हैं कि भाई बराबरी बढ़ानी है महिलाओं और पुरुष के बीच में, तो क्या रिसोर्स, क्या डिसीजन मेकिंग हमारे हाथ में होंगे। पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म थ्योरी, ठीक है, नहीं। ह्यूमन राइट्स एंड बेस्ड अप्रोच, तो ह्यूमन राइट में तो सारे महिला पुरुष दोनों आते हैं, बट हम जेंडर इक्वालिटी में महिलाओं के ऊपर फोकस कर रहे हैं। जेंडर इन डेवलपमेंट अप्रोचेस, मतलब कि महिला है चाहे पुरुष है, दोनों ही अपने अधिकारों के प्रति जो है सजग रहें, इक्वालिटी के बारे में सोचे और इक्वल प्लेटफॉर्म के ऊपर बात करें। बैलेंस बनाने की बात हो रही है। ये नहीं कि महिलाओं को बहुत अथॉरिटी दे दी तो पुरुषों का शोषण हो रहा है, पुरुषों को बहुत अथॉरिटी दे रहे हैं तो महिलाओं का शोषण हो रहा है। तो डेवलपमेंट अप्रोच है जहां पर जेंडर बायसनेस को, जो लिंग की समानता है ना, जो पक्षपात है, लैंगिकता, उसको असमानता से हटा करके समानता की तरफ लेकर के जाने की बात कही जा रही है। हिंदी में आप पढ़ पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। 289 क्वेश्चन है, हिंदी इंग्लिश दोनों में दिख रहा होगा आपको। कह रहे हैं कि डैश इज द वे इन विच मैन एंड वुमेन आर ट्रीटेड टू बिहेव डिफरेंटली इन सोसाइटी ईदर विद देयर ओन जेंडर विद ईच अदर। कह रहे हैं कि डैश एक तरीका है, कौन सा? जेंडर मेन स्ट्रीमिंग, यानी कि जेंडर में से महिला या पुरुष को मेन स्ट्रीमिंग का मतलब है कि एक व्यक्ति को मेन स्ट्रीम में ले आओ, सेंटर में ले आओ। जेंडर पैरिटी है, यानी लैंगिक समानता है। क्या वो एक तरीका हो सकता है जो कि महिलाओं को सोसाइटी में एक इक्वल लेवल पे ट्रीट कर सकती है। जेंडर डायनेमिक्स, चारों तरफ से, इमोशनल, सोशल, फिजिकल, मेंटल, एजुकेशनल, है ना। जेंडर एनालिसिस है, क्या एनालिसिस करना किसी चीज का समाधान हो सकता है कि भाई 2018 में तो महिलाओं की स्थिति ये थी, आज 23 में ऐसी समानता, तो वो क्या सोल्यूशन है? कोई सोल्यूशन नहीं है। तो लैंगिक गति विज्ञान यानी कि डायनेमिक्स की हम बात करें, जहां पे साइंटिफिक चीजों की बात करें। उदाहरण के तौर पर बाल विवाह को देखें तो आज आप देखेंगे कि 18 वर्ष और 22 वर्ष जो है अप्रोप्रिएट एज रखी गई है शादी विवाह की। इससे पहले 12 वर्ष थी, बहुत साल पहले उसको हटा दिया गया। लेकिन ये सबसे बड़ा कारण था अगर हम साइंटिफिकली बात करें, लैंगिक गति विज्ञान की बात करें, तो जाहिर सी बात है कि 12 या 13 साल में कोई भी जो लड़का है, लड़की है ना, वो ना तो मेंटली फिट होता है ना फिजिकली फिट होता है किसी भी तरीके के रिलेशनशिप को आगे प्रोसीड करने के लिए।
तो जाहिर सी बात है कि जेंडर डायनामिक्स की बात कर रहे हैं ताकि हम साइंटिफिकली बता पाएं कि यदि जेंडर इक्वालिटी क्यों इंपॉर्टेंट है, साइंटिफिकली भी इंपॉर्टेंट है, ताकि आने वाले भविष्य में जेंडर इक्वालिटी के ऊपर बात की जा सके। हम 10 साल तक भी यही डिस्कस ना करते रहे कि भाई इक्वालिटी क्या होती है। 290 क्वेश्चन को देखेंगे और कह रहे हैं यहाँ पर दोनों हिंदी इंग्लिश दोनों में देख पाएंगे। छात्र उत्पादकता, देखिए जेंडर इक्वालिटी से एक सवाल आपका पक्का आने वाला है, तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। बहुउद्देशीय अंकन मार्गदर्शिता, यानी कह रहे हैं कि यहाँ पर मैं 290वां क्वेश्चन है, यहाँ पर पढ़ देती हूँ। डैश इज द मल्टीपर्पज स्कोरिंग गाइड फॉर असेसिंग स्टूडेंट प्रोडक्ट्स एंड परफॉर्मेंस। अगेन किसकी बात हो रही है? स्टूडेंट के प्रोडक्शन की, परफॉर्मेंस की चेक करना है। ग्रेड कार्ड है, प्रोडक्ट, वहां पर आप परफॉर्मेंस चेक करेंगे, प्रोडक्शन नहीं चेक करेंगे बच्चे ने कितना परफॉर्म किया। बच्चे ने अगर B+ है और किसी का B है तो उसका परफॉर्मेंस ठीक है, प्रोडक्शन उसने क्या कि नहीं पता, सीखा कितना नहीं पता। रूब्रिक्स है तो जो तो राइट ऑप्शन है। एनालिसिस क्यों नहीं है? बिकॉज एनालिसिस हमें ये बताता है कि तुम्हारी परफॉर्मेंस और प्रोडक्शन कितनी है और तुम्हें कितना बढ़ाना है, वो तो एनालिसिस है कि लास्ट ईयर तुम्हारा 90% था, इस बार 94% है, तो क्या डिफरेंशिएशन है। रिपोर्ट कार्ड क्या बताएगा? इसमें से इतने नंबर है, इंग्लिश में इतने नंबर है, हिंदी में इतने नंबर, तो वो क्या जज करेगा? परफॉर्मेंस ना, प्रोडक्शन थोड़ा ना चेक करेगा कि इंग्लिश में बच्चे का इतना वोकेबुलरी अच्छा, उसमें उसका इतना वोकेबुलरी अच्छा। बट रूब्रिक्स इज द राइट ऑप्शन। व्हाई? बिकॉज बच्चा यहाँ पर अपने मेंटल एबिलिटी को भी एनहांस कर रहा है। 291वां क्वेश्चन देखेंगे, 291। कह रहे हैं कि यहाँ पर विच असेसमेंट आर इन प्रोसेस इवेल्युएशन। ध्यान से, इवेल्युएशन पे डायरेक्टली सवाल आया, आप देखेंगे हिंदी इंग्लिश दोनों में। कह रहे हैं कि कौन सा आकलन छात्र अभिगमन के प्रति प्रक्रियागत मूल्यांकन है जिन्हें आमतौर पर एक इकाई पाठ्यक्रम शैक्षणिक कार्यक्रम के दौरान कई बार प्रशासित किया जाता है। दैट आर टिपिकली एडमिनिस्ट्रेटेड मल्टीपल टाइम्स ड्यूरिंग द यूनिट, कोर्स, एकेडमिक्स, प्रोग्रामिंग। तीनों में है, तीनों लेवल पर है। यूनिट टेस्ट में भी है, कोर्स पूरे में, और एकेडमिक स्कूल में भी है। तो क्या है? यूनिट टेस्ट में आप क्या चेक करते हैं, किस में आता है? फॉर्मेटिव में आता है। समेटिव किस में आता है? पूरा एकेडमिक्स पूरे साल में जब टेस्ट होगा। प्री असेसमेंट किस में आता है? बच्चे का एंट्रेंस लिया जा रहा है स्कूल में दाखिला लेने से पहले। हाई स्टेक असेसमेंट क्यों नहीं है? क्योंकि हमें प्रोडक्शन और परफॉर्मेंस नहीं चेक करनी है, बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट करना है कि 10 में से 4 नंबर आ रहे हैं तो अभी तक क्यों आ रहे हैं, परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट कब होगी? तब यूनिट टेस्ट होगा, कोर्स चेक करेंगे, एकेडमिक्स चेक करेंगे, प्रोग्रामिंग, परफॉर्मेंस, कहीं उसका मेंटल एबिलिटी तो स्ट्रॉन्ग की बजाय वीक तो नहीं है। 292 क्वेश्चन को देखेंगे। 292 क्वेश्चन कह रहा है कि विच अप्रोच टू असेसमेंट इज फॉर्मेटिव रादर देन समेटिव। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कह रहे हैं कि दोनों में से अगर आपको फॉर्मेटिव और समेटिव के बीच में डिफरेंशिएशन पता है तब तो आप कर ले जाएंगे, नहीं तो दिक्कत आएगी। समझ लीजिए इसको। फॉर्मेटिव क्या है? जो आप हर 4 भाग में बांटते हैं। समेटिव क्या है? समरी किसी चीज की। समरी कब देते हैं? जब हमें पूरी स्टोरी का कंक्लूजन पता हो। अगर मैं बताऊं कि भाई पठान मूवी आई थी, उसका समरी बताओ, है ना, तो आप बता ले जाएंगे। फॉर्मेटिव क्या है? जब आप बच्चा फर्स्ट यूनिट टेस्ट में 10 में से 4 नंबर ला रहा है, सेकंड वाले में से 10 में से 8 नंबर लेके आया है, अब दोनों में डिफरेंशिएशन चेक करेंगे कि पिछले बार में उसको क्या दिक्कत, इसमें इसको क्या दिक्कत आ रही है। यानी यूनिट में भी, एकेडमिक्स में भी, और पूरा जो उसका कोर्स है उस वर्क में उसका परफॉर्मेंस कैसे काउंट डाउन करेंगे। तो ये है फॉर्मेटिव। क्या है? बच्चे के फॉर द सेक, फॉर द इम्प्रूवमेंट के लिए करते हैं। समरी समेटिव, जिसमें हम बच्चे का पूरे साल के बाद चेकआउट करते हैं कि बच्चे का परफॉर्मेंस कहाँ एग्जिस्ट करता है। तो असेसमेंट फॉर लर्निंग नहीं, क्योंकि अगर यहाँ पर फॉर्मेटिव सिर्फ होता तो हम 4 ऑफ एस तीनों के देखते, तीनों होता। बट इन्होंने कहा है कि कौन सा उपागम आकलन के लिए सारांशित की बजाय नैदानिक है, यानी समराइजेशन के बारे में बात नहीं कर, नैदानिक के बारे में। नैदानिक मतलब सोल्यूशन निकालने की बात करें तो कंस्ट्रक्टिविस्ट है। मैंने क्या कहा कि बच्चे का 10 में से 4 नंबर आ रहे हैं, ठीक है, आपने एक बार टेस्ट लिया, 2 बार यूनिट टेस्ट लिया, तीसरे में फेल हो गया, चौथे में फेल हुआ, 5वें में इंप्रूवमेंट शुरू हुई। कैसे? कंस्ट्रक्टिविज्म से। जब टीचर प्लान बना रहा है, उसको जो है चेक कर रहा है, इंप्लीमेंट कर रहा है, ठीक है, फीडबैक ले रहा है, ये तीनों चीजें। 293 क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? 293 क्वेश्चन कह रहे हैं कि उस कथन का नाम बताइए जिसे 1994 में, ठीक है, 1994 में यूनेस्को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं उम्मीद करती हूँ कि इसको बहुत ध्यान से आप पढ़ेंगे। एक सेकंड, ठीक है।
यानी ये कह रहे हैं कि यूनेस्को में जारी किया गया, जिसके कारण बड़ी संख्या में विकासशील देशों में विकलांग छात्रों को मुख्य धारा विद्यालयों में शामिल करने को बढ़ावा देने के लिए अपनी नीतियों में सुधार किया। यूनेस्को से आप सबको ध्यान में, यूनिसेफ और यूनेस्को एक अहम रोल प्ले करता है जो है एजुकेशन सिस्टम में। तो बड़ा ही शानदार सवाल उन्होंने पूछा है। 293 क्वेश्चन की बात कर रही हूँ, इंग्लिश में भी पढ़ देती हूँ एक बार। ये वाला कह रहे हैं कि नेम द स्टेटमेंट दैट वाज रिलीज्ड इन 1990 फॉर यूनेस्को व्हिच लेड टू अ लार्ज नंबर ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज रीफॉर्मुलेटेड, यानी फॉर्मुलेटेड है पॉलिसीज, फिर से रिफॉर्मुलेट कर रहे हैं किसके लिए? प्रमोशन इंक्लूसिव, समावेशी विकास के लिए, बच्चे के, जो बच्चे डिसेबल हैं उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए, है ना। कब रिलीज किया था? 1994 में। हो सकता है अगली बार सवाल पूछे कि यूनेस्को ने ये कब जारी किया, तो 1994 में, है ना। तो पीस स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट ऑफ रेस है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे हिंदी में भी जिनको समस्या है। शांति वक्तव्य है, स्टेटमेंट ऑन रेस है। सलामांक स्टेटमेंट है या फिर नस्लीय पूर्वाग्रह पर बयान है? नहीं, तो सलामांक स्टेटमेंट की हम बात कर रहे हैं जहां पर इक्वालिटी की बात करें, जहां पर डिसेबिलिटी, कोई भी एक ऐसा बच्चा जिसको कि कोई फिजिकल मेंटल प्रॉब्लम है, अगर क्लास में 30 बच्चे बैठे तो सबको ही जो है इंक्लूसिव, समावेशी की तरफ लेकर के जाने की बात कही जा रही है। ठीक है, 294 क्वेश्चन को देखेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में देख पा रहे होंगे आप। किस प्रकार की श्रवण हानि, सुनने की हानि, आंतरिक कर्ण की नाजुक संवेदी केशनुमा कोशिका के नुकसान के परिणाम स्वरूप होती है? यानी हियरिंग लॉस इज द रिजल्ट ऑफ डैमेज ऑफ द डेलिकेट सेंसरी हेयर सेल्स ऑफ अ इनर ईयर। तो क्या हो सकता है? कंडक्टिव है, ठीक है, मिक्स्ड हियरिंग लॉस है या सेंट्रल हियरिंग लॉस है। तो सेंसरी न्यूरल, जो सेंसेस हैं, जो न्यूरल्स हैं आपके कान में, उनके लॉस होने की वजह से आपका नुकसान हो सकता है। ठीक है, साइंटिफिक क्वेश्चन था, अच्छा सवाल पूछा इन्होंने। 294 के बाद चलेंगे। ये 295 क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, बट इन्होंने कहा है कि इसको हमने सभी बच्चों को जो है मार्क्स दिए हैं। पढ़ लेते हैं सवाल सिर्फ। विच एजुकेशनल मेथड इंक्लूड्स मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ लर्नर्स, सेम क्लासरूम, सेपरेट स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर लर्निंग एबिलिटीज। अच्छा सवाल है। कह रहे हैं कि किस शैक्षिक पद्धति में छात्रों को उनके सीखने की क्षमता के अनुसार अलग अलग करने के बजाय एक ही कक्षा में कई विभिन्न प्रकार के शिक्षार्थियों को शामिल किया जाता है? मेन स्ट्रीम, पार्शियलिटी, इक्वलिटी, इंक्लूसिव में। ठीक है, फॉर दिस क्वेश्चन डिस्क्रिपेंसी इज फाउंड इज क्वेश्चन आंसर, सो दिस क्वेश्चन इज इग्नोर्ड फॉर ऑल द कैंडिडेट्स। तो आप ध्यान में रखेंगे, वैसे इसका राइट ऑप्शन था इंक्लूसिवनेस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 200 ये मैंने हिंदी में भी पढ़े दिया आपको। चलते हैं 296 वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, बहुत अच्छा सवाल, प्याजे से दूसरा सवाल बैक टू बैक पूछा इन्होंने। 296 क्वेश्चन अगर आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही अवेलेबल है सवाल। ये देखिए, कह रहे हैं कि यहां पर है, ये कह रहे हैं कि इन विच स्टेज कॉग्निटिव डेवलपमेंट बाय जीन पियाजे डू द चिल्ड्रन बिगिन टू थिंक लॉजिकली अबाउट कंक्रीट इवेंट्स। यानी पक्का कर पाते, लॉजिकली सोच पाते हैं बच्चे, ध्यान में रखेगा। लॉजिकली और कंक्रीट कहाँ सोच पाते? प्री ऑपरेशनल तो होगा नहीं, है ना। तो सही ऑप्शन क्या है? कंक्रीट जहां सोचेंगे, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज होगी। फॉर्मल जहां बच्चे हायर लेवल पे सोचते हैं, जब बच्चों को क्वेश्चन दे दो और एक्सप्लेनेशन दे पाए। सेंसरी मोटर, जब बच्चा अपने आसपास की चीजों से सीख रहा है। तो सेंसरी, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट और फॉर्मल, ये 4 स्टेजेस हैं उनके। ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। पियाजे से सवाल पक्का आएगा, यथार्थपूर्ण संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन बी सही था, इंपॉर्टेंट है। दूसरा सवाल सेंसरी मोटर पियाजे से था आपके सामने। 297 क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है। यानी 2 थ्योरी अब तक हमने पढ़े, गेस्टाल्ट की थ्योरी और पियाजे की थ्योरी, है ना। गेस्टाल्ट की थ्योरी अनएक्सपेक्टेड थी, लेकिन घुमा करके सवाल जैसे पूछा है वो काफी अनएक्सपेक्टेड लगा। डायरेक्टली सवाल आता है ब्लूम टेक्सोनॉमी से 3 सवाल, 3 थ्योरीज यहाँ पर पूछी है उन्होंने अभी तक। What involves 2 cell divisions during which chromosomes number is held? ठीक है, meiosis, 2 कोशिकाएं विभाजन में क्या शामिल है जिनके दौरान गुणसूत्र संख्या आदि हो जाती है? बायोलॉजी का क्वेश्चन है ये, जीन्स है, होमोजेनियस है या फिर हेटेरोजेनियस है? तो यहाँ पर मियोसिस जो है अर्धसूत्रण सही हो जाएगा। 298 क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर, एरिक एरिक्सन थ्योरी। ये सवाल नहीं पूछेंगे तो पॉसिबल ही नहीं है, साइको सोशल मोटर के ऊपर सवाल पूछा है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर। कह रहे हैं कि
एरिक एरिक्सन की थ्योरी है, क्या नाम है, साइको सोशल डेवलपमेंट। क्या कह रहे हैं, पीरियड ऑफ इनिशियल वर्स गिल्ट, जब बच्चे को यहाँ पर अपराध बोध की अवधि होती है, 1 2 3 4। मुझे कमेंट करके बताइए कि एरिक एरिक्सन की टोटल कितने यहाँ पर स्टेजेस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन स्टार मार्क कर लीजिए इसको, जितनी ज्यादा आप पढ़ लेंगे उतना अच्छा है। स्टेज 1 2 3 एंड 4 है ना, चरण 1 2 चरण 3 है 4। तो चरण 3 में बच्चे को यहाँ पर अपराध बोध वाली फीलिंग आती है। चलिए, एरिक एरिक्सन में अलग से पढ़ाऊंगी आपको, चिंता मत कीजिए। 299 क्वेश्चन को देखेंगे, स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन है आपका, हिंदी इंग्लिश दोनों में देख लीजिए, है ना। पहले हिंदी वाला देख लेते हैं। विच फॉर्म ऑफ आर्ट हेल्प डेवलप काइनेस्टिक स्किल्स, जहां पे हाथ पैर शरीर के अंगों का प्रयोग हो रहा है ना, बच्चा बॉल पकड़ रहा है, खिलौना पकड़ रहा है, बैट पकड़ रहा है, कैच कर रहा है। प्रोवाइड्स अ मीडियम एक्सपीरियंस लाइफ इन डिफरेंट फॉर्म। तो कैसे होगा, क्रिएटिव राइटिंग, डांस, म्यूजिक, विजुअल और मीडिया। तो क्रिएटिव राइटिंग हाथ सा है, डांस करेगा तो पूरा काइनेस्टिक बॉडी काम करेगा उसका, नाचते किसी को तो देखा ही होगा आपने, म्यूजिक गा रहा है, सिर्फ एक शब्दों का प्रयोग हो रहा है। विजुअल एंड मीडिया, देख रहा है, मीडिया सुन रहा है, दैट्स इट। बट डांस जहां है पूरी बॉडी का यूज हो रहा है, तो काइनेस्टिक इज द राइट ऑप्शन। कला का कौन सा रूप छात्रों में, ये मैंने बता दिया आपको हिंदी में, ये कौशल विकसित करने में मदद करता है, जीवन के एक अलग रूप में अनुभव करने का माध्यम प्रदान करता है, पूरी बॉडी का यूज करके, नृत्य करके। 300वां क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर, इसके लिए तैयार हैं आप। फॉरम थिएटर इज कोऑर्डिनेटर बाय एन एंकर हु इज कॉल्ड, कह रहे हैं कि फॉरम थिएटर का समन्वय एक एंकर द्वारा किया जाता है, जिसे कहा जाता है क्या, अच्छा सवाल है, ऑपरेसर है, होस्ट है, प्रोटोजॉनिस्ट है या जोकर है। तो उसको हम बोलते हैं जोकर, यानी फॉरम थिएटर जो होती है, जो कोऑर्डिनेशन में बिठाते हैं एंकर को, उसको हम बोलते हैं जोकर। ठीक है, 300वां सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर था। इसी के साथ ये सेट खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, जो कि मैं चाहती नहीं हूँ, इन शॉर्ट जितना आप देख पाए, तो नेक्स्ट शिफ्ट में मैं इंग्लिश फीमेल टीचर शिफ्ट 2 का पेपर डिस्कस करने वाली हूँ, जिसकी वीडियो आपको मिलेगी कल शाम को। तो उसके लिए रेडी रहिएगा। एक पार्ट जा चुका है जिसमें कंप्लीट जनरल अवेयरनेस मैंने करा दिया है, ये टीचिंग एप्टीट्यूड का अलग से पार्ट यहाँ पर मैंने कवर करवाया, बहुत इंपॉर्टेंट है। समरी में अगर मैं बात करूं तो हमने ब्लूम टेक्सोनॉमी, एरिक एरिक्सन, पियाजे और गेस्टाल्ट, 4 इंपॉर्टेंट थ्योरीज के बारे में जाना, जिसके आसपास सवाल घूमते रहे, और इंक्लूसिव एजुकेशन। तो इन 4 चीजों को आपको क्या है, स्किप नहीं करना है। इसमें ब्लूम टेक्सोनॉमी और पियाजे की थ्योरी को मैंने ऑलरेडी कवर करवा दिया है, तो उसको चैनल के ऊपर जाकर के टीचिंग एप्टीट्यूड की जो कंप्लीट प्लेलिस्ट है 40 वीडियोस की, उसको देख लीजिए। ठीक है, वीडियो कैसी लगी और कंटिन्यू करना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, ये भी मुझे बता करके कमेंट बॉक्स में जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ यूजफुल कंटेंट के साथ, और तब तक कोई अगर सजेशन है, कोई कमेंट अगर आप देना चाहते हैं तो ज़रूर दीजिएगा, जो कि मेरे लिए काफ़ी यूजफुल है कि मैं प्रीवियस ईयर को गो थ्रू करवाने के अलावा आपको और क्या क्या एड ऑन करवा सकती हूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर बीइंग विद मी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।